एक आयत की, सबसे पहले तो क्वेश्चन को नोट करिएगा। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ा दी जाए, इंक्रीजमेंट कर दिया जाए, करने तथा चौड़ाई, ब्रेथ में 10% कमी, इसका डिक्रीजमेंट करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। आयत की लंबाई में 10% का इंक्रीजमेंट किया और चौड़ाई में, उसकी ब्रेथ में 10% का डिक्रीजमेंट किया, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि यानी बढ़ोतरी या कमी होगी। तो ये प्रश्न था, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। उसने कहा कि एक आयत आपके पास में है। आयत मीन्स एक रेक्टेंगल आपके पास में है, एक रेक्टेंगुलर प्लेन आपके पास में है, और ये मानते हैं कि जो इसकी लेंथ है वो x यूनिट है, और जो उसकी ब्रेथ है वो y यूनिट मान लेते हैं, यानी कि x इकाई और y इकाई इसको हम मान लेते हैं। तो ये जो हमारे पास में x और y माना है, ये हमारे पास में जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है उस पे हम बात कर रहे हैं। जो ओरिजिनल रेक्टेंगुलर प्लेन है उस पे हम बात कर रहे हैं। तो मूल आयत जो हमारे पास में है, तो हम लिख लेते हैं माना मूल आयत। मूल आयत मीन्स ओरिजिनल। मूल आयत की लंबाई बराबर x यूनिट व चौड़ाई बराबर y यूनिट। ये हमारे पास में आ गया। तो जो मूल आयत है, जो आपके पास में ओरिजिनल रेक्टेंगुलर प्लेन है, उसका एरिया निकालना है हमको। तो आयत का क्षेत्रफल, कौन से आयत का क्षेत्रफल? जो मूल आपके पास में, जो वास्तविक आपके पास में आयत है, उसका क्षेत्रफल आपने निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमने मानी है x इंटू वाई, तो दैट इज एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। ये आपके पास में क्या आ गया? वर्ग इकाई, एक्स वाई वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। ये आपके पास में क्षेत्रफल आ गया। अब हम बात करते हैं, जो उसने कहा कि लंबाई में 10% की वृद्धि कर दें। तो अब आपके पास में सेकेंड फेज आएगा। तो जो सेकेंड फेज में होगा तो नया आयत बनेगा। तो हम लिख लेते हैं नए आयत के लिए, नए आयत के लिए क्या कहा उसने कि जो उसकी लंबाई है
उसमें उसने वृद्धि कर दी। कितनी? 10%। अब 10% वृद्धि जो की है वो किसका 10%? जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है उसका 10%। एक्स का 10% उसने वृद्धि कर दी। तो लंबाई में वृद्धि ये हमारे पास में आएगी, यानी कि इंक्रीजमेंट इन लेंथ। क्या आया? एक्स का 10% मतलब 10x/100, ये हमारे पास में हो गया। तो भाई नए आयत की लंबाई क्या हो जाएगी? ये तो वृद्धि है, ये तो इंक्रीजमेंट है। तो लंबाई आपके पास में क्या हो जाएगी नए आयत की? कि x प्लस 10x/100। यानी कि मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर पुराने आयत की लंबाई है और उसमें आपने 10% की वृद्धि कर दी, तो 2 का 10% हमने निकाल लिया, और 2 का 10% जितना आता है उसको हमने 2 में जोड़ दिया। तो यही चीज यहां पे हमने की कि ओरिजिनल हमारे पास में जो उसकी लेंथ थी वो x है, और 10% की उस लेंथ में वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हो गई, इंक्रीजमेंट हो गया 10x/100। तो अब जो न्यू रेक्टेंगुलर प्लेन आपके पास में जो बना है, नया आयत जो बना है, उसकी लेंथ हो जाएगी x प्लस 10x/100। और इसको जब हम ऐड करेंगे तो 100 हमारे पास में एलसीएम हो जाएगा। 100 से x को मल्टीपल कर दिया तो 100x प्लस 10x, तो ये आपके पास में आ गया 110x/100। तो ये तो आ गई भाई नए आयत की लंबाई। और इसको अगर और मॉडिफाइड करते हैं तो 0 से आप 0 काट लीजिए, तो दैट इज 11x/10, या फिर 11/10 टाइम x। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से इसके सेकेंड पार्ट को ले लेते हैं। अब उसने कहा है कि जो उसकी चौड़ाई है, अब जो उसने बात की इसकी चौड़ाई के लिए बात कर रहा है, तो चौड़ाई में उसने क्या कहा है? चौड़ाई के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि 10% की कमी कर दी है। तो कमी मतलब क्या हो गया कि 10% उसकी लंबाई को छोटा कर दिया गया है। तो भाई यहां पे हम देख लेते हैं, तो चौड़ाई में कमी, तो चौड़ाई में कमी हमने निकालनी है। तो चौड़ाई थी भाई y, तो y का 10%, तो y का 10% आपके पास में क्या हो गया? y 10/100, क्योंकि 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं। और यहां से आपके पास में आ गया 10y/100। अब एक्चुअल जो आपके पास में जो नया नया रेक्टेंगुलर प्लेन बनेगा, नया आयत बनेगा, उस नए आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई बराबर y, अब इसमें कमी कर रहे हैं तो कमी मतलब माइनस 10y/100। आपने 100 एलसीएम ले लिया, 100 × y, 100y माइनस 10y, और 100 में से 10 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 90y/100। और इसको और मॉडिफाइड करते हैं तो एक 0 से एक 0 काट दीजिए, तो 9y/10, ये इसकी चौड़ाई आ गई। तो नए आयत का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि भाई क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी हुई, तो वो हमें निकालना है। तो नए आयत का क्षेत्रफल, नए आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मींस एरिया। तो आपके पास मालूम है एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब जो नया लेंथ आया है वो लेंथ आपके पास में कितना है? 10y/100, सॉरी 11/10x,
ये आपके पास में आया है 11/10 टाइम x इंटू, और जो ब्रेथ आपके पास में आई है 9y/10, और आपने ये मल्टीपल किया तो x और y ये दोनों मल्टीपल करके आ गए xy। अब नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीपल करना है तो 11 नम्मा 99 और 10 टेंजा 100, तो 99/100 XY स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। तो ये आपके पास में जो नया रेक्टेंगुलर प्लेन बना जिसमें वृद्धि की गई थी और कमी की गई थी, उसका आपने क्षेत्रफल निकाल दिया। अब हमको ये देखना है कि पहले आयत जो ओरिजिनल आयत था उसका जो एरिया था वो XY था, और ये 99/100 टाइम XY है। तो इसका मतलब है कि क्षेत्रफल में कमी, तो क्षेत्रफल में कमी हम निकाल लेते हैं भाई। कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल में कमी बराबर जो मूल आयत का क्षेत्रफल था उसको मैं मूल क्षेत्रफल, ओरिजिनल एरिया लिख लेता हूं, माइनस, और जो नया क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है उसको मैं लिख लेता हूं माइनस नया क्षेत्र। अब हमने क्या किया, जो ओरिजिनल क्षेत्रफल था, ओरिजिनल क्षेत्रफल आया था XY और माइनस 99XY/100, ये आपके पास में नया क्षेत्रफल है। अब आपने क्या किया, दोनों के लिए, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है तो आपने एलसीएम ले लिया 100, इस 1 से 100 में भाग दिया, 100 बार गया तो 100XY माइनस 99XY, क्योंकि 100 का भाग 100 में गया एक बार, 1 से 99XY को मल्टीपल किया तो 99XY। अब 100 में से 99 को सब्ट्रैक्ट किया तो दैट इज 1 इंटू XY/100। 1 से अगर किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू या एल्जेब्रिक वैल्यू को मल्टीपल करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, तो XY/100। तो ये आपके पास में आ गई क्षेत्रफल में कमी। अब क्वेश्चन में उसने कहा है कि कितने प्रतिशत, अब प्रतिशत कमी आपने निकालनी है, तो प्रतिशत कमी, अब प्रतिशत कमी को आप जान सकते हैं प्रतिशत हानि से। तो प्रतिशत हानि में आप क्या करते थे, हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कमी बट्टे मूल क्षेत्रफल, यहां पे जो क्रय मूल्य होगा वो मूल क्षेत्रफल लिया जाएगा, गुणा 100%। ये आपके पास में फॉर्मूला होता था भाई। तो कमी आपके पास में कितनी आई है, XY/100 की कमी आई है, ये कमी है, बट्टे मूल क्षेत्रफल आपके पास में XY है, गुणा 100%। तो अब आपके पास में देखो ये जो 100 अंश में है, अंश का हर बना हुआ है, तो वो नीचे हर के साथ में आ जाएगा, तो XY/XY गुणा 100 और गुणा 100%। XY से XY कैंसिल हो गया तो 100/100%, और इस 100 से ये 100 कट गया तो बराबर 1%। तो जो प्रतिशत में कमी आई वो 1% की कमी आई, 1% की कमी आई। तो उम्मीद करता हूं लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में
20% की कमी की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? कितने प्रतिशत की कमी होगी? क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? 3/5, 7/5 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न इसका एक नियम है कि जब आपने भिन्नों को लिखा है तो उन भिन्नों में सबका हर अगर समान है, अगर हर आपका समान है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटी। और दूसरा आपको आता भी है कि डेसिमल में आप इनको कन्वर्ट करके भी बता सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका जो है हरों को समान करने के बाद में जो भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है तो वो भिन्न बड़ी होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर का मान क्या होगा? सर यार 2 2 जा 4, 5 पच्चे 25, 2 दूनी 4, तो 25 चक्को 100, तो 100 इसका सही उत्तर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखिएगा। 6 स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 24 6 6 जा 30 माइनस 6 प्लस 6 दैट इज 12। 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 2, तो 20। कुल रुपये 50। पुस्तक किताब जो खरीदी है 24 रुपया 50 पैसे की, और पेन खरीदा है 12 रुपया 50 पैसे का। शेष उसके पास में बचना है, तो 0 5 5 10 की शून्य हासिल रहा 1, 4 2 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37। शेष हो गया 50 माइनस 37। 10 में से 7 घटाया 3, 4 में से 3 घटाया 1, तो 13 रुपीज उसके पास में शेष बच गया। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा। 1 होल 5/4 का वर्गमूल, वर्गमूल को बोला जाता है स्क्वायर रूट, का स्क्वायर रूट निकालिए। सर 3/2 सर 3/2 3/2 चेक कर लेते हैं। 4 4 एकम 4, 4 में 5 जोड़ा 9, 9/4, और 9 का जो आप होता है 3, और 4 का जो वर्गमूल होता है, तो स्क्वायर रूट आपने निकाला तो 3/2, ये आपके पास में इसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा। और महाद्वीप भी चलते रहते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और सुन के आपको बड़ा अचरज भी होगा, क्या ऐसा होता है?
ठीक है, कि पृथ्वी के भाग सदा गतिशील रहते हैं, पूरे पर्वत और महाद्वीप भी चलते रहते हैं, हमें इसका अनुभव इसलिए नहीं होता कि हम भी इस गति के साथ चल रहे होते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको हमेशा बताते आ रहा हूं कि पहली दूसरी, पहले तो पूरा अनुच्छेद आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, लेकिन पहली दूसरी लाइन में एक दो प्रश्न के जवाब अवश्य होते हैं। तो क्या था कि हमें महाद्वीपों की गति का अनुभव क्यों नहीं होता, और यहां लिख रहा है कि पूरे पर्वत और महाद्वीप भी चलते रहते हैं, हमें इसका अनुभव इसलिए नहीं होता कि हम भी इस गति के साथ चल रहे होते हैं। तो ऑप्शन जो सही रहेगा, केवल पृथ्वी के कुछ भाग गतिशील रहते हैं, नहीं, वे बहुत कम चाल से चलते हैं, नहीं, हम भी उन्हीं के साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि पृथ्वी के भाग सदा गतिशील रहते हैं, सारा भाग, चाहे उसमें हम भी आते हैं, पृथ्वी के अंतर्गत जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी गतिशील हैं। चलिए अगला देखिएगा कि जब धरती के तल पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है तो इसे कहते हैं, अब क्या कहते हैं इसके आगे मैं पढ़ता हूं, साथ चल रहे होते हैं, पृथ्वी की पपड़ी के भाग एक दूसरे को धक्का देते हैं, अगर ये भाग आसानी से नहीं बढ़े तो पृथ्वी वहां मुड़ जाती है और पृथ्वी के पूरे खंड तत्काल 4 या 5 फीट तक खिसक जाते हैं। इससे पैदा हुई विशाल कंपनों को भूकंपीय तरंगे कहा जाता है, ठीक है, जिन्हें हम भूकंप के रूप में अनुभव करते हैं। अब देखिए जैसे कि प्रश्न क्या था कि जब धरती के तल पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, भूभ्रंश कहते हैं, महाद्वीप गति कहते हैं। और देखिए यहाँ पे साफ लिख रहा है कि इससे पैदा हुई विशाल कंपनों को भूकंपीय तरंगे कहा जाता है, जिन्हें भूकंपीय तरंगों को, जिन्हें किसका प्रयोग, जिन्हें किसके लिए कहा गया है, भूकंपीय तरंगों के लिए कहा गया है, जिन्हें हम भूकंप के रूप में, ये है देखिए इसका अर्थ भूकंप, तो सही उत्तर जो आएगा वो भूकंप आपका आएगा। अब देख लेते हैं 98 वाला जो प्रश्न है 98, एक छोटे भूकंप में इनमें से क्या होने की संभावना सबसे कम है। तो हमें अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना है और देखते हैं, यहां तक मैंने पढ़ लिया। हल्के भूकंप में, जो हल्का भूकंप आता है वो बोलता है कि हल्के भूकंप में बर्तन खड़खड़ा सकते हैं, खड़खड़ाने का मतलब बर्तन गिर सकते हैं और उनकी आवाज आ सकती है, या छत पर लगी रोशनियां झूल सकती हैं। अगर देखा होगा आपने कि छत में कुछ इस तरह की लाइटें लगी होती हैं जो झालर जैसी होती हैं, नीचे को लटकी होती हैं, या फैन, पंखा आपने देखा होगा कि पंखा, तो हल्का जो भूकंप आता है उससे बर्तन खड़खड़ा सकते हैं या छत पर लगी रोशनियां झूल सकती हैं। अब देखिए प्रश्न था कि एक छोटे भूकंप में इनमें से क्या होने की संभावना सबसे कम है, ठीक है। अब छोटे भूकंप में क्या है, हल्के भूकंप में बर्तन खड़खड़ा सकते हैं या छत पर लगी रोशनियां झूल सकती है। वो बोलता है कि एक छोटे भूकंप में इनमें से क्या होने की संभावना सबसे कम है। अब देखिए यहाँ पे तो उसने क्या लिखा है, ये कि हल्के भूकंप में ये चीजें होती हैं। अब आपको बड़े ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। देखिए कि धरती झूलती है, धरती तो झूलती होगी। पहले हम नंबर 1 को देख लेते हैं कि कैबिनेट में रखे बर्तन खड़खड़ाते हैं, ठीक है। धरती थोड़ी झूलती है, तो ये तो बिल्कुल सही है भाई, अगर भूकंप आएगा तो धरती जरूर झूलेगी, ये सही है। बड़े भवन गिर जाते हैं, ठीक है, ये बोलता है कि बड़े भवन गिर सकते हैं, अगर बहुत ही कच्चे भवन हैं और हल्का भी अगर भूकंप आएगा तो वो गिर सकते हैं। छत पर लगी रोशनियां झूलती हैं, ये भी इसने तो कम होने की संभावना है हल्के भूकंप में, वो क्या होगी, आने का कारण है। अभी इससे आगे पर झूल सकते हैं,
बड़े भूकंप में भवन गिर सकते हैं। बहुत बड़े भूकंपों से भूस्खलन होता है, यानी कि जमीन खिसक जाती है। जो बड़े बड़े भूकंप आते हैं तो उनसे जमीनें भी खिसक जाती हैं। और सुनामी नाम की विशाल समुद्री लहरें आती हैं जो बहुत हानि करती है। सुनामी आपने अभी सुना होगा, कुछ सालों पहले सुनामी आई थी और उसने जो समुद्री तट के किनारे जो देश है वहां बहुत बड़ी तबाही करी थी। तो क्या है कि बड़े भूकंप से भूस्खलन, जमीन खिसक जाती है, और सुनामी नाम की विशाल समुद्री लहरें आती हैं जो बहुत बड़ी हानि करती है। तो क्या होगा, सुनामी आने का कारण क्या होगा इनमें से? देखिए, सुनामी आने का जो कारण होगा वो होगा छोटे भूकंप। यहां बड़े भूकंप की बात की गई है, तो छोटा भूकंप बिल्कुल नहीं है। बड़े भूकंप में जब बहुत बड़ा भूकंप आता है तो उससे जमीनें खिसक जाती हैं और सुनामी आने का खतरा भी रहता है। ठीक है, ज्वारी लहरें और विशाल लहरें, ये कुछ नहीं, दूसरा वाला ऑप्शन आपका इसका सही होगा। और जो 100 वाला जो प्रश्न है कि उपरोक्त अनुच्छेद में प्रयुक्त माने जो भी इसमें प्रयोग किया गया है, तत्काल का अर्थ है। और तत्काल का जो अर्थ होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। तत्काल का अर्थ होता है तुरंत। हम बोलते हैं हमें कोई भी कार्य तत्काल चाहिए, तो तत्काल का मतलब होता है बिल्कुल तुरंत चाहिए। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा तुरंत।